आप सभी का दस्तक कोचिंग वाराणसी के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम देखिए नया बिंदु लेकर आए हैं आपके सामने। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा जो प्रकरण चल रहा है हिंदी का, उसमें ऑलरेडी हमने 2 क्लास आपको दे दिया है। पहले क्लास में हमने सिलेबस के ऊपर विस्तृत चर्चा की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से पढ़ा जाता है, पढ़ने का तरीका क्या है। क्योंकि देखिए, एक बार आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, रिवीजन बार बार करते रहिए। ये नहीं कि बार बार आपको पढ़ना पड़े, बार बार रिवीजन करिए, अभ्यास करिए, लेकिन पढ़िए तो एक बार मन से पढ़िए। तो जब आपने देखा कि पहले क्लास में हमने पूरे सिलेबस के ऊपर चर्चा किया था और बताया था कि किस प्रकार से पढ़ा जाए, किन किन बिंदुओं को हम उसमें शामिल करेंगे। दूसरे क्लास में मैंने आपको स्वर विचार के ऊपर बताया था, क्योंकि आपको जब मैंने बताया था कि भाषा और भाषा के प्रकार के बारे में, कि भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक है, लिखित है, सांकेतिक है। 3 प्रकार से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं व्यक्तियों के आमने सामने। फिर उसके बाद बात आई जब भाषा के, तो उसमें कहीं ना कहीं व्याकरण का जिक्र है, क्योंकि बिना व्याकरण की सहायता से हम शब्दों का सही उच्चारण, शुद्ध लेखन नहीं कर पाते हैं। फिर उसमें जब हमने देखा व्याकरण में, तो व्याकरण में हमने 3 बिंदुओं को शामिल किया था। एक आपको बताया था वर्ण है, फिर शब्द आया था, और फिर वाक्य आया था। इन 3 बिंदुओं को हमने शामिल किया था। तो इन 3 बिंदुओं में हम पहले बिंदु को लेकर चल रहे थे वर्ण, जिसमें वर्ण में भी 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, एक स्वर होता है, व्यंजन होता है। स्वर जिनको स्वतंत्र होते हैं, जिनको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती उच्चारण में। व्यंजन वो होते हैं जिनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है। तो स्वर पे हमने विस्तृत चर्चा किया था इसके पहले वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं वर्ण के दूसरे प्रकार, व्यंजन की। अब देखिए व्यंजन क्या है, तो मैंने पहले भी बताया कि व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो कि स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, अर्थात ये इनको बोलने में या उच्चारण करने में स्वर की जरूरत पड़ती है। देखिए, छोटी छोटी बातों को आप ध्यान से पकड़िएगा। जब मैं वर्ण बोलूं तो वर्ण में आप याद रखिएगा, वर्ण में आपके स्वर और व्यंजन दोनों आएंगे, लेकिन जब मैं व्यंजन का जिक्र करूंगा तो याद रखिएगा उसमें स्वर नहीं आएगा। अब देखिए, जब हम बात करेंगे व्यंजन की, तो आखिर में व्यंजन होते क्या है ये मैंने बता दिया। तो आखिर में व्यंजन का वर्गीकरण हो गया, यह व्यंजन के प्रकार हो गए, व्यंजन में क्या क्या शामिल होते हैं, और व्यंजन में एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, यह सवाल आपके जहन में लाजमी बनता हो कि आखिर में सवाल कैसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, व्यंजन से अगर सवाल की बात की जाए तो डायरेक्ट भी सवाल बनते हैं और इनडायरेक्ट भी बनते हैं। डायरेक्ट सवालों की चर्चा करेंगे तो डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि बताइए हिंदी भाषा में व्यंजन की संख्या कितनी है। संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी व्यंजन के उच्चारण स्थान से पूछता है, कि जैसे अगर हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उसका स्थान क्या है। ये तमाम प्रकार की संभावनाएं, तमाम प्रकार के क्वेश्चन, तमाम प्रकार के बिंदु जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो विवादों के भी घेरे में बने रहते हैं, उन सबको आज हम शामिल करेंगे। हालांकि आज व्यंजन जो टॉपिक है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, इसके लिए एक और वीडियो लेना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो एक ही में कवर करने में कुछ न कहीं ना कहीं हम अपने कंटेंट के साथ समझौता करना पड़ता है। तो वो हम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है वो आपको यही है कि आपको प्रॉपर चीजें एक ही जो है स्थान पे, एक ही जगह पे सुचारू रूप से, सही तरीके से, शुद्ध रूप में प्राप्त हो। इसीलिए देखते हैं कि हर चीजों को हम सम्मिलित करते हुए चलते हैं। तो हालांकि इसमें 1-2 वीडियो और लगेगा, एक वीडियो और लेंगे जिसमें हम कुछ और चीजों को शामिल करेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में वर्ण से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे, जितने भी विवादित प्रश्न होंगे, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बने होंगे इर्द गिर्द, उन सबको शामिल करें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगा। देखिए, जब हम व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन में आप वर्णमाला पढ़ते आए होंगे बचपन से ही, क ख ग घ अंग च छ ज ये सब पढ़ते आए होंगे। यर अलावा श स स छ त ज्ञ तक, से ज्ञ तक। लेकिन जब आप चूंकि अब उस लेवल के नहीं रहे, आपका लेवल अब बढ़ चुका है, आप कॉम्पिटेटिव क्षेत्र की दुनिया में आ गए, तो यहां पे देखेंगे कि हर एक वर्ण का महत्व है। मैं वर्ण बोला हूं, ध्यान दीजिएगा, वर्ण में ये भी आ जाएगा। और व्यंजन कब होगा, तो देखिए, जब हम किसी भी वर्ण को क्या करते हैं, जब हमको व्यंजन में लिखना होता है तो व्यंजन में हम तभी लिखेंगे जब उसके साथ स्वर जो लगा रहता है उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। स्वर को क्या करते हैं, स्वर रहित कर देते हैं व्यंजन। अब जैसे अगर हम कहें कि ये शब्द
ये वर्ण जो है आपका क लिखा है। अब इस क को अगर हमको अलग करना हो स्वर को, तो हम क्या करेंगे? क में अ स्वर शामिल है, तो हम करते क्या है? इस क के नीचे हलंत लगा देते हैं। अर्थात ये जो हलंत वाला है चिन्ह, इसको हम व्यंजन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? व्यंजन। क वर्ण है, लेकिन ये क जो हलंत वाला है, ये क्या है? व्यंजन है। अर्थात जब ध्वनि चिन्हों को जब हम लिखित रूप प्रदान करते हैं, उसमें अगर हम हलंत का प्रयोग कर देते हैं, तो वह हमारा व्यंजन कहलाता है। इसलिए आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि हमने क से लेके जो ये लिखा है, इसके सबके नीचे हलंत लगाया, तभी हमारा ये क्या होगा? आपका व्यंजन कहलाएगा। अब देखिए, व्यंजन में कई प्रकार के व्यंजन हैं। नाम है एक स्पर्शी व्यंजन। अब स्पर्शी व्यंजन का मतलब क्या है? जैसा नाम से ही आप देख रहे हैं कि स्पर्श, स्पर्श माने होता है किसी चीज को छूना। जब भी हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं, तो ध्वनि के उच्चारण में कहीं ना कहीं हमारे प्राणवायु, जो फेफड़े की हवा है, वह जिस गले से, इस कंठ से होते हुए हमारे तालू और मुंह से बाहर निकलता है, तो यही प्राणवायु, जिसको संस्कृत में ध्वनि को जो हम निकालते हैं, इसमें जो वायु निकलता है, वायु को हम क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। तो जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं, तो मुंह से निकलने वाली जो हवा है, वह कभी ना कभी, या कह सकते हैं कि किसी न किसी प्रकार के हमारे जो है, जो शरीर के मुख के जितने भी अंग हैं, उनसे कहीं ना कहीं स्पर्श करते हुए बाहर निकलता है। ध्यान दीजिएगा बातों को। जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं, तो ध्वनि के उच्चारण करते समय जो हमारी प्राणवायु है, वह मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। तो वह जिस भाग को स्पर्श करती है, उस भाग का अलग अलग नाम तो है ही, लेकिन स्पर्श करने की इस प्रक्रिया को हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अर्थात वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख का जो अंग क्रियाशील रहता है, उस आधार पर हम व्यंजन को अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन अगर पूछा जाए, तो स्पर्शी व्यंजन में आप बताएंगे, पहली बात तो एग्जाम में क्वेश्चन यही बन जाता है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या की बात की जाए तो 25 होते हैं। इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और वर्गीय क्यों कहते हैं, ये भी हम बताएंगे आपको। देखिए, ये का से लेके अंग तक, फिर च छ ज झ इ ट ठ ड ढ अ त थ द न प फ ब भ म। आप देख पा रहे होंगे इस बोर्ड पे कि ये क से लेकर अंग तक एक 1 2 3 4 5 व्यंजन है, और नीचे भी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 है। अर्थात आप देख रहे हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कहीं ना कहीं क्या है? बराबर है। जब आप मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि ये क से लेकर अंग तक और प से लेकर म तक, ये देखेंगे तो ये एक वर्ग के रूप में आकृति बन रही है। किसके रूप में बन रही है? एक वर्ग के रूप में वर्गाकार आकृति बन रही है। ये वर्गाकार आकृति बन रही है, जिसमें इधर भी 5 है, हॉरिजॉन्टल और लंबटूड, ये भी आपका ऊर्ध्वाधर। तो ये 5 इधर 5 इधर, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 25। तो इन 25 को हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। तो पहले सवाल का आपका जवाब मिल गया होगा कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कहेंगे सर 25 है। कैसे मालूम किए आप? तो कहेंगे क से लेकर म तक जो 25 व्यंजन हैं, इन्हीं को स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। अब एक चीज और जान लीजिए, ये जो क से लेकर अंग है, चूंकि शुरुआत इस क नामक सरदार के व्यंजन से हुआ है, शुरुआत में यही है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये क वर्ग है। अगर हम जब भी संधि पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें बोलेंगे क वर्ग, तो क वर्ग का मतलब आप यही समझिएगा कि उसमें क ख ग घ अंग शामिल है। जब हम बताएंगे च वर्ग का जिक्र करेंगे, तो छ वर्ग में चे छे झे झे इ ये भी शामिल है। जब हम ट ठ ड ढ अण की बात करेंगे, तो ये ट वर्ग में शामिल होगा। जब हम त थ द ध न की बात करेंगे, तो ये हमारा त जो है वर्ग में शामिल होगा। और प फ ब भ म की बात करेंगे तो ये प वर्ग में शामिल होगा। अर्थात एक वर्ग में 5 व्यंजन आते हैं, और टोटल 25 ऐसे व्यंजन हैं जिनको हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। यहां तक बात आई होप आपको क्लियर हो गई। अब देखिए उसके आगे क्या है।
अब उसके आगे बात की जाए तो ये यरल अवस्था है, इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अभी जो मैं बता रहा हूं उसको बस नाम याद रखते रहिए। और क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन है श श श ह, 4। कहने का मतलब आपसे अगर पूछा जाए स्पर्शी व्यंजन कितने हैं तो कहेंगे सर 25 हैं। अगर आपसे अंतस्थ व्यंजन पूछा जाए तो कहेंगे कि सर 4 है यरल अव। अगर आपसे ऊष्म व्यंजन पूछा जाए तो श श श है। देखिए हिंदी में हर एक शब्दावली जो होती है उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, बिना अर्थ के तो लिखा नहीं होगा विद्वानों ने। जैसे अगर ऊष्मी व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है तो ऊष्म माने होता है गर्मी। तो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जो हमारी प्राणवायु है वह कहीं ना कहीं रगड़ खा के बाहर निकलती है, कंपन के द्वारा रगड़ खा के निकलती है, तो उसी को हम ऊष्म व्यंजन की संज्ञा देते हैं। उसमें कौन कौन शामिल है? श स स। अब बात आती है संयुक्ताक्षर की। देखिए 4 इसमें संयुक्ताक्षर, क्योंकि आप बचपन में पढ़े होंगे क से लेके ज्ञ तक। तो क से लेके ज्ञ तक तो हमने बचपन में पढ़ा, लेकिन आज मालूम हुआ कि इसमें म तक स्पर्शी व्यंजन होते हैं, यरल अव ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन में श श श ह है, संयुक्ताक्षर में छ त्र ज्ञ और स शामिल होता है। तो अलग अलग देख रहे हैं कि व्यंजनों का अलग अलग नाम है, क्योंकि उनका अलग अलग स्वभाव है। कहीं ना कहीं उनके अर्थ के आधार पे, कहीं ना कहीं उनके बनावट के आधार पे, कहीं ना कहीं उनके रूप के आधार पे उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। तो हम आपको इसलिए बार बार देखिए चीजों को रिपीट भी करते चल रहे हैं ताकि आपको याद करने में, आपको समझने में आसानी। तो याद रखिएगा 25 स्पर्शी व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 4 होते हैं। संयुक्ताक्षर कितने होते हैं? आपके 4 होते हैं। अब ये संयुक्त धन अक्षर, संयुक्त और अक्षर के योग से संयुक्ताक्षर बना है। कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो 4 आपके व्यंजन दिख रहे हैं इनमें 2 ध्वनियों का समावेश होता है। क्या होता है? 2 ध्वनियों का समावेश। कहेंगे ये कैसे सर? देखिए जो हमारा क्षत्रिय छ लिखा जाता है वो कहीं ना कहीं क हलंत और श के योग से बनता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि छ का जो है सही विच्छेद क्या होगा। तो क आधा हलंत लगा के और श। अब इसको देखिए इस रूप में भी आपको आ सकता है क्वेश्चन। इसको हम ये जो आप लिखे इसको अगर हम और इसको ऐसे स प्लस अ कर देते हैं, इसको भी हम स्वर रहित कर देते हैं। देखिए ध्यान रखिए हम रहित बोल रहे हैं, सहित नहीं बोल रहे। स्वर रहित, रहित माने होता है हटाना और सहित माने होता है जोड़ना। तो छ को हम क और श लिख सकते हैं, लेकिन उसको और विस्तार देना हो और उसको हमको बढ़ाना हो तो हम इसमें क श और अ कर देते हैं। ऐसे ही त्र है, त्र किनका योग है? तो कहेंगे सर त हलंत प्लस आर का है, र का है। अब र को भी अगर हलंत करना है, उसको और विस्तार प्रदान करना हो तो इसमें हम अ ऐड कर देते हैं। ऐसे ही ज्ञ का जिक्र आए तो आधा ज अब प्लस इ, इसको भी आप हलंत लगा के अ बढ़ा सकते हैं। स की बात की जाए तो स और र का योग है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन यहां से हर चीजों से बनते हैं। संख्या से रिलेटेड पूछ देगा आपसे, इनके योग से रिलेटेड क्वेश्चन दे देगा ऑप्शन में, संयुक्ताक्षर से पूछ देगा। तो ये चीजें आप जानते रहिए। अब यहां तक देखिए चीजों को आप बातें स्पष्ट हो गई। अब आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि सर ये चीज छोड़ दी है, आप ये ऊपर कुछ लिखे हैं अल्प प्राण, कम वायु, 1 3 5, ये क्या है? तो चलिए इसको भी बताते चले। तो देखिए ये जो आपका 25 व्यंजनों का वर्ग है इसमें बड़ी विशेषताएं हैं। क्या है? एक तो ये विशेषता है कि जो हमारा पहला, तीसरा और 5वां ये वर्ग है, ये जो खड़ी लाइन है क च ट त प, गजर्दब और इया जो है अंगा इया अणनम, इनका संधि में इतना जबरदस्त उपयोग होता है कि आप देखेंगे डायरेक्ट आपसे देगा कचरतब, गजर्दब और इया अंगा इया अणनम, इनका ये डायरेक्ट वर्गों का जिक्र आता है। तो देखिए जो पहला वर्ग है और तीसरा वर्ग है और 5वां वर्ग है इनको हम अल्प प्राण कहते हैं या फिर कम वायु कहते हैं। अब देखिए प्राण जब मैं शब्द बोलूंगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि सर ने बताया था कि प्राण का मतलब होता है वायु। संस्कृत में इसको जो है प्राण कहा जाता है वायु को। अर्थात ऐसे व्यंजन है तो ये 25 स्पर्शी, स्पर्शी मैंने कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं। तो कह रहा है कि ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु निकले। भाई जाहिर सी बात है बहुत सारे व्यंजन हैं,
हर प्रकार के व्यंजन के उच्चारण में अलग अलग प्रकार के वायु की मात्रा बाहर निकलती है। किसी में थोड़ा निकलेगा, जैसे हम बोलते हैं ई, फिर बोलते हैं ई, अब देखिए ज्यादा निकला, ज्यादा देर तक उच्चारण किए। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम पहले, तीसरे और पांचवें वर्ग के व्यंजनों को उच्चारित करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे मुख से कम वायु निकलती है। अब कहेंगे सर कम कैसे पता चला? तो जाहिर सी बात है, इन दूसरे चौथे वर्गों की तुलना में जब हम इस दूसरे और चौथे वर्ग की व्यंजनों को उच्चारित करते हैं तो उनकी तुलना में पहला, तीसरा, पांचवा जो कि विषम संख्या आपको दिख रहा होगा, उनके उच्चारण में कम वायु निकलती है, अर्थात उसको हम अल्प प्राण कहते हैं, और दूसरे और चौथे को महाप्राण कहते हैं। ऐसे एक शब्द आएगा आपके जहन में, संघर्षी और असंघर्षी। अब संघर्षी माने ऐसा चीज जो संघर्ष कहीं करता हो, जूझ रहा हो, किसी चीज में घिरा हुआ हो, तो उसकी चर्चा देखेंगे तो हम यहां पे जो है करेंगे आगे। जहां पे ज्यादा रगड़ से जो है वायु निकलती है वो संघर्षी होता है, असंघर्षी जहां पे जो है संघर्ष के साथ वायु कम जो है संघर्ष के साथ निकलती है। तो आपने अल्प प्राण, महाप्राण भी जान लिया, स्पर्शी व्यंजन सीख लिया, यहां से अंतस्थ, उष्म, संयुक्ताक्षर जान गए आप इसमें यह भी जान गए कि ये चार जो आपके संयुक्ताक्षर हैं इनके किस किन जो है वर्णों के योग से बनते हैं, ये भी आपने सीख लिया। और क्या आपने सीखा कि इन स्पर्शी व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ये भी आपने जान लिया। और आपने देखा इसमें कि जो यर लव है इनको हम अर्ध स्वर ध्वनियां बोलते हैं। देखिए जितनी भी चीजें लिखी है कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई, चाहे वो क्या एक दिवसीय हो, चाहे आपके टीजीटी पीजीटी लेवल के भी एग्जाम, सारे में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे गए। ये 2009 की टीजीटी में भी पूछा गया था कि यर लव, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, चार आपको जो है वर्ण दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा अर्ध स्वर ध्वनियां होती है या किनको अर्ध स्वर ध्वनियों में गिना जाता है। याद रखिएगा ये जो यर लव हैं इनको अर्ध स्वर ध्वनियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर ध्वनियां। और देखिए क्या चीजें स्क्रीन पे लिखी हैं। एक लिखा है आगत, उच्छित, द्विगुण व्यंजन। देखिए इसकी चर्चा हमने इसके पहले भी वीडियो में की। ये जो ढ अंग है, ढ अण है, इनको हम आगत, उच्छित या फिर द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। और ये कहीं ना कहीं संस्कृत से नहीं आए हैं, ये मराठी से हिंदी में आए हैं। किससे आए हैं? मराठी से हिंदी में आए हैं। अब देखिए ये भी लिखा, ये भी क्वेश्चन पूछा था ये कहां से आए हैं, कहां से आगत हुए हैं, इनका आगमन कहां से हुआ है, तो कहीं ना कहीं मराठी से हिंदी में। तो चीजों को आप समझते चलिए, एक बार समझेंगे तो बार बार आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके मस्तिष्क पटल पे जोर देने का काम, रटने का काम कम होगा। अब देखिए ये चीजें हमने सीख ली। अब देखिए बात आती है कि कुछ मतभेद हैं, कुछ डाउट होते हैं जो बच्चों के जहन में चलते हैं, एग्जाम में बार बार कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। तो हम इसमें 3-4 पॉइंट इसी लगे हाथ स्वर का भी ले लिया। हालांकि उस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपसे एग्जाम में यह पूछा जाए कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं, सिंपल भाषा कि बताओ हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तो कहेंगे सर 11 होते हैं। अगर आपसे पीछे हिंदी में कुल पूछे जाए स्वरों की संख्या तो 13 होते हैं, री और ली उसमें शामिल होता है। मूल भाषा, जब भी मूल भाषा का जिक्र आएगा, आदि जननी संस्कृत का नाम आएगा, तब स्वरों की संख्या अगर उसमें पूछे तो 13 ही बताएंगे। उच्चारण के आधार पर अगर आपसे स्वरों की संख्या पूछा जाए तो आप कितना बताएंगे? उच्चारण के आधार पर कितना बताएंगे बताइए? तो 10 बताएंगे, क्योंकि री का जिक्र उसमें नहीं आता है। अगर आपसे पूछा जाए कुल लिखित आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तब भी आप 13 बताएंगे, क्योंकि 11 जो आपके सामान्य स्वर हैं उनके साथ 2 अयोगवाह जिनको हम अंग और अह बोलते हैं उनको भी क्या किया जाता है? शामिल कर लिया जाता है। अब देखिए बात आती है फिर व्यंजन की, कि व्यंजन से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी मैंने तो बताया आपको, और भी क्वेश्चन क्या बनते हैं इनकी संख्या से रिलेटेड। तो कहा जाता है कि हिंदी में अगर पूछा जाए आपसे कि व्यंजन कितने होते हैं, सिंपल सी बात, तो 33 होते हैं। 33 में कौन कौन शामिल है? तो स्पर्शी व्यंजन शामिल है। जब भी स्पर्शी की बात आएगा तो स्पर्शी कितने होते हैं? 25 होते हैं, क्योंकि 5 इधर से 5 इधर से, 5 × 25, 50 स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन हो गए। अब बच गए कितने? 8। अब 8 में 4 अंतस्थ ले लेंगे और 4 ठोस में ले लेंगे। तो इन जो है 25 और 8, तो 8 × 5 = 13, 33 हो गए। तो इनको हम क्या कहते हैं? हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? साधारण रूप से 33। देखिए जब व्यंजन का जिक्र करूंगा, देखिए मैं यहां व्यंजन लिखा हूं, कुछ और वर्ण नहीं लिखा हूं, तो व्यंजन में केवल
33। लेकिन पूछा हिंदी में मूल वर्ण या फिर साधारण वर्णों की संख्या कितनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में मूल वर्ण या फिर साधारण वर्ण, वर्ण में देखिए स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएंगे, याद रखिएगा, तो संख्या इनकी कितनी होती है 44। आगे फिर चलेंगे, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या। अब देखिए यहां पे शब्द में अंतर है, यहां पे मूल या साधारण वर्ण पूछा है, यहां पे कुल पूछा है संपूर्ण रूप से, तो 52 होते हैं। या फिर इसमें यह भी पूछ सकता है कि हिंदी में कुल वर्णों की मूलतः संख्या, तो 52। और क्या है, हिंदी भाषा में मानक वर्णों की संख्या। जब भी मानक वर्णों की संख्या आएगी तो 56 बताएंगे। अब कहेंगे सर ये सब तो समझ में आ गया, लेकिन ये बीच में ये मानक शब्द आ गया, नया नया शब्द आ जा रहा है मानक। अब आपके दिमाग में होगा मानक क्या है। देखिए भाषा के दो रूप होते हैं, एक मानक रूप होता है और एक प्रचलित रूप होता है। मानक रूप में और प्रचलित रूप में अंतर क्या है। देखिए मानक को हम अंग्रेजी में स्टैंडर्ड बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहां मानक शब्द आया तो उसका कहीं ना कहीं आपको जो है अर्थ पता होना चाहिए। तो देखिए मानक से तात्पर्य यह है कि जब हम कोई बात बोलते हैं या किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो मैंने पहले भी बताया है आपको कि भाषा के प्रयोग में शुद्धता हो, अर्थात व्यक्ति जो बात कहना चाहे वो यथावत जो है यथा स्थिति में सही ढंग से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच पाए, इसके लिए व्याकरण जरूरी है। सही ढंग से जो है व्यक्ति क्या कर सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है और पढ़ सकता है। तो जो शुद्धता होती है, या कह सकते हैं कि सही उच्चारण को हम मानक कहते हैं। क्या कहते हैं, मानक। माने ऐसे वर्ण जो शुद्ध शुद्ध हो, उनकी संख्या जो है आपकी कितनी है, 56 है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखाऊं अगर यहां पे, तो जैसे हम लोग कह सकते हैं कि राम मंदिर गया है, या फिर राम मंदिर गया है, या फिर राम मंदिर गया है, या फिर राम मिंदर गया है। अब ये क्या है, तो कहेंगे सर मंदिर ऐसे थोड़ी लिखा जाता है, मंदिर तो ऐसे लिखा जाता है, छोटी की मात्रा होती है, और मंदिर ऐसे लिखा जाता, ना कि मंदिर लिखा जाता है। तो यही जो आप कह रहे हैं कि सर इस प्रकार से लिखा जाता है, यही शुद्ध रूप है, और यही भाषा का शुद्ध रूप मानक कहलाता है। यही तो मानक रूप है भाषा का, जो शुद्ध रूप है। और जबकि ये जो मंदिर या मंदिर हम बोलचाल की भाषा में अमूमन जो कहावत के रूप में चाहे घर परिवार में बोल देते हैं, अशुद्धि के कारण, उच्चारण अशुद्धि के कारण, वो हमारा क्या है, प्रचलित रूप होता है। अर्थात जो चीजें प्रचलित है वो अशुद्ध है, और जो शुद्ध रूप में लिखा जाता है चीजों को, वो हमारा भाषा क्या है, एक मानक रूप है, एक स्टैंडर्ड है। जैसे कोई ब्रांड होता है तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है, एक लेवल होता है, वह अपने गुणों से समझौता नहीं करता है। तो याद रखिएगा भाषा के दो रूप होते हैं, मानक और प्रचलित। प्रचलित में ढेर सारी अशुद्धियां होती हैं, और मानक में जो है शुद्ध रूप होता है। तो ये आप आई होप समझ गए होंगे। अब देखिए दिया है कि हिंदी भाषा में विदेशी वर्णों की संख्या कितनी है। अब देखिए यहां पे विवाद है, तो विवाद को मैंने लिख दिया है, यहां पे ले लिया है। अगर आपसे एनसीईआरटी के अनुसार पूछे तो आप 4 लगाएंगे। कौन कौन सा, ख, ज़, फ और आ। और ये आ कहां से है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अब देखिए विदेशी वर्णों की संख्या पूछे तो 5। कौन कौन से हैं, यही नुक्ता वाले, क, ख, ग, घ, ज, फ में जब नुक्ता चिन्ह लगा देते हैं, क, ज, ग, फ, ज, फ, तो ये आपका क्या हो जाता है, नुक्ता हो जाता है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन्होंने इसका प्रचलन जो है हिंदी भाषा में शुरू किया था। तो ये चीजें आपके क्वेश्चन में पूछती हैं। और देखिए कुछ चीजों को आप जानते रहिए, जैसे है अयोगवाह। अयोगवाह तो मैंने पहले ही बताया, अंग और अह को बोलते हैं। अनुस्वार और विसर्ग, अंग को इसमें विसर्ग लगा है और इस पर अनुस्वार लगा है। ताड़न जात अगर आपसे पूछे तो 2 है, ढ और संयुक्ताक्षर पूछे तो आपको मैंने बताया 4, छत्र अज्ञास्त्र। तो ये अनुस्वार जो ऊपर चंद्रबिंदी, इन दोनों को हम किसमें जोड़ते हैं, व्यंजन में जोड़ते हैं। अर्थात ये जो अनुस्वार का चिन्ह लगा जाता है जिसको अंग की मात्रा करते हैं, और चंद्रबिंदु, इन्हें व्यंजन में ही क्या किया जाता है, गिना जाता है। हालांकि आप देखेंगे उसमें मैंने बताया था कि अयोगवाह वर्णों का प्रयोग जो है सीधे सीधे जो है आपके स्वरों के साथ होता है। तो यहां पे ये चीज आप जानते रहिए, ठीक है। अब आगे देखिए चलते हैं। आगे चलने का तात्पर्य यह है कि इसमें देखेंगे जो 33 व्यंजन होते हैं, मैंने पहले ही बताया कि इसमें 25 स्पर्शी होते हैं, 4 अंतस्थ होते हैं, और 4 इसमें जो है आपके ऊष्म होते हैं। ये आप जानते रहिए। क से ज्ञ तक अगर आपसे पूछे तो टोटल 36 होते हैं। आपको मैंने बताया 25 स्पर्शी ये, और आपके 12 ये, कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। अब देखिए यहां पे बात आई है कि जो टोटल 52 वर्ण हैं मूलतः जो है, इनमें कौन कौन से शामिल है, तो आपके 33 व्यंजन शामिल है, 11 स्वर है, 2 अयोगवाह जो मैंने बताया अंग और अह वाले, 2 द्विगुण है,
द्विगुण देखो यहां पे है, और 4 संयुक्ताक्षर, ये जो छ, त्र, ज्ञ और स्र है, इनको मिला के बनते हैं। अब देखिए मैंने पहले बताया कि विवादों से घिरा हुआ है हिंदी, ऐसा नहीं कोई भी व्याकरण जो है विवादों से न घिरा हो, कुछ ना कुछ उसमें अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है, तो कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति कुछ कुछ पॉइंट पे है। तो अगर वर्णों की संख्या को लेकर है तो इसमें विवाद भी है कुछ। क्या है? किशोरी दास वाजपेयी ने जो है वर्णों की संख्या 43 मानी है, ये याद रखिएगा। कामता प्रसाद गुरु की बात की जाए तो 46 माने हैं। उदय नारायण तिवारी 51 माने हैं, और सबसे अधिक धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने जो है 53 माना है, जिसमें 13 स्वर और 40 व्यंजन को उन्होंने क्या किया है? शामिल किया है। तो ये चीज आप जो है पॉइंट जानते रहे। अब देखिए यहां से चीजें स्पष्ट होती हुई यहां तक आ गई हैं। अब हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं व्यंजनों के वर्गीकरण की तरफ बढ़ेंगे कि हिंदी में जो वर्णमाला है उनको किस रूप में हम डिवाइड करते हैं। तो जैसे आप देख चुके हैं कि जो मूल व्यंजन होते हैं, मूल व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 33 है। देखिए व्यंजन शब्द लगा है तो 33 कौन कौन से मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इसमें 25 स्पर्शी शामिल होंगे, 4 अंतस्थ हैं और 4 उसमें है। फिर इसी में 4 संयुक्त व्यंजन है और 2 उच्छिष्ट है, जिसको द्विगुण आगत कहते हैं। नाम देखिए ये सब कोई भी आपसे पूछ सकता है। अब इसमें है कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता से नहीं हो सकता। ये पॉइंट आप नोट करिए। दे देता है ऑप्शन में बना के कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या कौन सा सही है, या इनमें से क्या सही नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता से नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर जब होने लगेगा तो वो व्यंजन कहां से रचे। ठीक, अब देखिए जब हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे, उनका अलगाव करेंगे, तो जाहिर सी बात है व्यंजन बहुत सारे हैं, तो उनके अलग अलग जो है भेद है। जैसे अगर हम बात की जाए तो स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म, ये 3 कैटेगरी तो है ही। लेकिन जब स्पर्शी में भी आप जाएंगे जो कि 25 है, जो वर्गीय व्यंजन है आपके, इनमें भी अलग अलग क्राइटेरिया है। इसके अंदर क्या है? एक तो हम घोषत्व के आधार पे जो है क्या करते हैं, चीजों को बांटते हैं। घोषत्व माने मैंने पहले बताया कि कंपन के आधार पे, वाइब्रेशन, उच्चारण में जो वाइब्रेशन, और दूसरा है प्राण के आधार पे। मैंने पहले बताया कि प्राण का अर्थ जो है वायु होता है, संस्कृत में इसको जो है वायु को प्राण बोला जाता है। तो देखिए जब घोषत्व या कंपन या वाइब्रेशन के आधार पर देखेंगे तो 2 भागों में डिवाइड किया गया है, घोष, और उसी को हम सघोष बोलते हैं। माने घोष माने होता है कंपन, स माने होता है साथ में, घोष के साथ, अर्थात कंपन के साथ। अब देखिए क्या है अघोष। अघोष माने अ का अर्थ होता है नहीं, अघोष माने कंपन, जिसमें कंपन न हो या न के बराबर। तो अब एक बात देखिए कि यहां पे दिया है कि घोष कौन कौन से होंगे। तो मैं आगे तो चर्चा करूंगा, लेकिन जानिए तीसरा, चौथा और पांचवा जो मैंने बताया था आपको, ये तीसरा, चौथा और पांचवा, ये जो 3, 4, 5 वर्ग है, ग वाला, घ और अंग वाला, नीचे का लाइन पूरा, ये 15, ये आपके क्या कहलाएंगे? आप घोष कहलाएंगे, माने कंपन होता है। लेकिन अघोष में कौन कौन से आएंगे? तो 1 और 2, माने पहला वाला, जैसे क ख, कैक है, तो कंपन क्या हुआ? क और ख में जो पहला है वो कंपन नाम मात्र का है, या फिर कह सकते हैं नहीं हो रहा है, क ख। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं ग, घ, अंग, देखिए यहां तो हो रहा है ना वाइब्रेशन, क ख, फिर ग, घ, अंग, देखिए यहां पे वाइब्रेशन हो रहा है। तो इस आधार पे हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला दूसरा वर्ग जो है वो हमारा अघोष की श्रेणी में आता है, या फिर कंपन न मात्र की श्रेणी में, जबकि तीसरे, चौथे और पांचवें की बात की जाए तो वह आपके घोष में आएगा। अगर आप अपने मन में उच्चारण कर रहे होंगे बैठे बैठे कि देखें हाँ वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं, तो अगर कहीं ना कहीं कहेंगे कि सर क और ख में भी वाइब्रेशन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप उच्चारण सही से नहीं कर पा रहे। यही तो अशुद्धि है। अगर उच्चारण में आप गलती करेंगे तब आप सही से इसका जो है अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिएगा क और ख, ये जो पहला और दूसरा लाइन है ये अघोष की श्रेणी में आता है, जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा जो हमारा वर्ग है वह जो है सघोष या फिर घोष की श्रेणी में आता है। अब ये बात हो गई क्लियर। अब दूसरा प्राण के आधार पे मैंने पहले भी बता चुका हूं कि अल्प प्राण क्या है, जिसमें वायु कम निकले, तो 1, 3, 5 है, इसका मैंने जिक्र पहले भी कर चुका है, और 2 और 4 जो बचे हैं वो महाप्राण है। यहां तक चीजें स्पष्ट हो गई। भाषा का जो शुद्ध रूप है उसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो हम लोग बोली में प्रचलित रूप में यूज करते हैं, जिसमें अशुद्धियां होती हैं, वो आपका प्रचलित रूप है भाषा का, और जो एक स्टैंडर्ड है जिसमें शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करते हैं, शुद्ध उच्चारण करते हैं, वो हमारा क्या है? मानक रूप है। अब देखिए, अब बात आगे बढ़ाते हैं, व्यंजनों के वर्गीकरण की तरफ चलेंगे जब हम, तो हमारा पहला जो वर्गीकरण का प्रकार होगा वो होगा साधारण। सिंपल रूप से अगर हम देखें तो व्यंजनों को 3 प्रकार से बांट सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था, स्पर्शी, अंतस्थ और ऊष्म।
अब बात आएगी स्पर्शी में कौन आएगा, तो मैंने पहले बताया वर्गीय व्यंजन है, 5 गुणे 5 25 होंगे टोटल, आप देख पा रहे होंगे। अंतस्थ की बात करें तो यरा लव होता है, ये याद रखिएगा। उसमें में श श श ह, माने तीनों स और ह मिला। दूसरे प्रकार के पे चलेंगे, इसमें ज्यादा समय नहीं क्योंकि आपको मालूम है। दूसरे पे चलेंगे तो दूसरा हमारा प्रकार है घोष अथवा कंपन के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। मैंने पहले ही बताया अघोष और सघोष, इसके बारे में डिटेल में यहां बता चुका हूं। अब हमारी बात यहां पे ये होगी कि कौन सा अघोष में आएगा व्यंजन और कौन सा सघोष में। तो मैंने पहले ही बताया कि देखिए अघोष व्यंजन तो वह है, लेकिन टोटल कितने शामिल हैं, कितने वर्ण हैं जो कि आपके जो है इसमें शामिल हैं। तो देखिए अघोष व्यंजन में जिसमें कंपन नहीं होता है, एक तो मैंने पहले ही बताया कि वर्ग का पहला और दूसरा, वर्ग का पहला और दूसरा कचटप और ख छ ठ थप, ये दोनों आपका किसमें आ जाएंगे, ये आपके आ जाएंगे अघोष वाले में। तो 5 दूनी के 10, 10 तो ये हो गए और तीनों स, तो कुल मिला के कितने हो गए 13। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि अघोष व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे कि सर 13 होता है। कितना होता है 13, ये अंक याद रखिए। कौन से, आपके वर्ग का पहला दूसरा और तीनों स, याद रखिए। सघोष की बात करें जिनमें कंपन उत्पन्न हो, तो वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, ये आपका तीसरा चौथा और पांचवा पूरा ले लेंगे, तो 3 5 15, सीधे सीधे क्या हो जाएगा 5 गुणे 3 15, और य र लव अर्थात अंतस्थ और उसके साथ अली जिह्वा से जो उच्चारित होता है ह, तो ये पूरे कितने हो जाएंगे 5 और 11 स्वर, तो कुल कितने हो जाएंगे 15 5 20, अब 20 21 कितने हो जाएंगे 31, टोटल 31 ऐसे हैं जिनमें वाइब्रेशन होता है। कुल कितने वर्ण हैं आपके व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में कहीं ना कहीं कंपन होता है, तो 31 है। कौन कौन से हैं, तीसरा चौथा पांचवा वर्ग, यरलवह और 11 स्वर। और क्या है देखिए, अब तीसरी बात आती है कि प्राण वायु अर्थात मुंह से निकलने वाली हवा के आधार पर हम कितने भागों में व्यंजन को बांट सकते हैं, वर्ण। तो देखिए अगर बांटने की बात आए तो यहाँ पे अल्प प्राण और महाप्राण में बांटेंगे। अल्प प्राण माने जिसमें कम वायु निकले, मैंने पहले ही बताया। अल्प माने होता है कम, प्राण माने वायु। महाप्राण, महा माने अधिक, प्राण माने वायु। अल्प प्राण में कुल 30 संख्या है। कौन कौन सी है, तो कहेंगे वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, मैंने पहले बताया, तो ये 15 हो जाएंगे। यरलव ये 4 हो जाएंगे और 11 स्वर, तो कुल मिला के 15 और 4 19 और 19 30 कितना हो जाएगा, सॉरी 11 30 हो जाएगा। तो इनकी संख्या टोटल कितनी है 30 है। महाप्राण की बात की जाए तो ये 14 है जिनमें ज्यादा वायु निकलती है। दूसरा चौथा वर्ग का, दूसरा और चौथा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 दूनी के 10 और 4 उसमें ले लेंगे श श श ह, तो ये कितना हो जाएगा 10 और 4 14 हो जाएगा। तो ये संख्या आप याद रखें। अब देखिए 2 चीज और बचा है, 2 कटे, एक है उच्चारण के आधार पर और दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर। मैंने पहले बताया कि किस वर्ण का उच्चारण जो है किस स्थान से किया जाता है, चाहे वो व्यंजन वर्ण हो चाहे वो स्वर हो। तो यहां पे हम चर्चा जो है अगले वीडियो में करेंगे। तो ये देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर की बात की जाए तो इसमें स्पर्श व्यंजन है जिसको मूल स्पर्शी कहा जाता है, संघर्षी व्यंजन है, अस्पर्श संघर्षी है, माने स्पर्श भी करे और संघर्ष भी करे। कुछ ऐसे होते हैं जो जीव हमारे मूर्धा को छूते हुए रगड़ खा के उसमें से वायु निकलती है, तो वहां स्पर्श संघर्ष हो जाता है। इस संघर्षहीन या स्पर्शहीन जहां पे कोई संघर्ष ही ना हो। और है नासिक व्यंजन है, नाक से। पार्श्विक है, बगल से जो किनारे से निकल जाता है हवा। प्रकंपित या रगड़ खा के। ताड़नजात या उच्छिष्ट व्यंजन के बारे में हम जिक्र करेंगे। उच्चारण के स्थान की बात करें तो यहाँ पे मूलतः अगर देखा जाए तो साधारण उत्तर के सहूलियत के लिए हम 10 भागों में डिवाइड करते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, अली जिह्वा, कंठ, तालव्य, दंतोष्ठ या फिर कंठ। कंठोष्ठ देखिए हो गया, चाहे दंतोष्ठ हो गया, चाहे कंठ तालव्य हो गया। इसमें कहीं ना कहीं देखेंगे कंठ और तालु जो दोनों से मिलके बने उसे कंठ तालव्य बोलते हैं। दांत और वोट से मिलके बने दंतोष्ठ बनता है। कंठ और ओष्ठ से मिला के कंठोष्ठ बनता है। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और संभवतः अगले वीडियो में सारा चीज इसमें जो है समेट लिया जाए, सारा चीज आ जाए उसमें। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लाइक सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है, नई ऊर्जा मिलती है। जब नई ऊर्जा का संचार होता है तो व्यक्ति जो है उस नई ऊर्जा के साथ, नए उमंग और नए जोश के साथ अच्छी अच्छी चीजों को लाता है और एक ऊर्जा अपने अंदर लेकर के जो है चीजों को बताता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
नए चीजों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।